सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, इसको मैं करा रहा हूं और इसमें सभी बहुविकल्पीय अति लघुत्तरी मैंने करा दिया है और प्रश्न संख्या 45 तक लघुत्तरी प्रश्न करा दिए हैं। और आपकी 2 क्लासेस और होंगी। इस क्लास के बाद लगभग आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा लघुत्तरी। ठीक है, 80 प्रश्न है लघुत्तरी में। तो इस तरीके से लगातार आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और आपका पूरा राजन सीरीज जो है कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि लगातार आप लोग लगे हुए हैं, अपने प्रैक्टिस को आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जितना ही समय आप देंगे मैथ को, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच जाए। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो सभी क्लासेस जो हैं क्रम से लगी हुई हैं। पहले चैप्टर वाइज मैंने आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको फिर राजन सीरीज स्टार्ट कराया है। राजन सीरीज के सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। फिर पवन सीरीज इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी। इतना अगर आप कर लेते हैं मैथ में तो फिर कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना बुक छूने की आपको जरूरत पड़ेगी, ना कहीं से और कुछ देखने को जरूरत पड़ेगी। इतने में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके 25 में 25 नंबर आप करके ही आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से अब चीजें आप समझ गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 46 से। देखिए प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको दे दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आप वृत्त बना लीजिए। वृत्त बना लिया आपने। अब इसी में एक 16 सेंटीमीटर की जीवा खींच लीजिए ए बी। ठीक, अब यहां केंद्र से दूरी ज्ञात करना है आपको इस जीवा की। ठीक, तो जब केंद्र से दूरी आपको इस जीवा की ज्ञात करना है तो दूरी कैसे नापी जाती है? दूरी हमेशा लंबवत नापी जाती है। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे आपके सामने वाले 2 दीवारों के बीच की दूरी अगर आप नापते हैं तो लंबवत दूरी नापते हैं, तिरछी दूरी तो नापते नहीं है। तो ये लंबवत आएगा, केंद्र ओ से ए बी पे ये लंब होगा और ए बी को ये 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि अगर ए बी की पूरी लंबाई 16 है तो ये ए एम 8 हो जाएगा और एम बी 8 हो जाएगा। ठीक, ये नियम होता है, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तो यहां से अब आप देख पा रहे हैं, यहां से लिख सकते हैं आप त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं क्या ये कैसा त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का है तो यह समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कर्ण का वर्ग होगा यानी कि OA का वर्ग होगा 90 अंश के सामने की भुजा। OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब OA कितना है? OA है क्या? देखिए केंद्र से एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर और OM आपका केंद्र से जीवा की दूरी है जो हमको निकालना है, तो OM का स्क्वायर और AM कितना है? जीवा की लंबाई का आधा यानी कि 8 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, अगर OM का स्क्वायर लिखना चाहें तो 8 का स्क्वायर इधर भेज दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और OM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के और OM बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो OM बराबर 6। यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सेंटीमीटर में दिया है सब कुछ तो सेंटीमीटर ये भी आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, यही आपको इस प्रश्न में निकालना था। बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना था।
और कुछ चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको प्रश्न पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या बात हो रही है, और ये इस तरीके का पिक्चर अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जहां पे ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B बराबर 95 अंश, ये कोण आपको 95 अंश दिया गया है। तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये कोण A बराबर कोण C है, तो इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, और ये कोण D का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रमेय होता है, नियम होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या यहाँ पे आपको जो दो कोण B और कोण D का जो योग होगा वह 180 अंश होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण हैं। ठीक, अब कोण B का मान आपको दिया गया है 95 अंश, और कोण D बराबर है, D बराबर हमको निकालना है, तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 100 घटा दे तो 80 बचता, 5 कम घट रहा है तो 85। तो कोण D का मान कितना हो गया, 85 अंश। ठीक, अब इसके बाद कोण C, कोण A का मान हमको निकालना है। तो अब जैसे ये सम्मुख कोण है, B का सम्मुख कोण D है और D का सम्मुख कोण B है, उसी तरीके से A का सम्मुख कोण C है, C का सम्मुख कोण A है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण A धन कोण C बराबर भी 180 अंश होगा, क्योंकि इसी नियम से सम्मुख कोण है। ठीक, अब बोला है कि कोण A बराबर कोण C है, तो कोण C की जगह हम कोण A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बराबर हो गया 180 अंश, और यहीं से आगे लिखना चाहें तो दो कोण A बराबर हो जाएगा, कोण A में कोण A जुड़ जाएगा, दो कोण A बराबर 180 अंश, और कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी कि कोण C और A का जो मान होगा वह कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 85 अंश। तो ये आपके तीनों कोणों को यहाँ पे आपने निकाल लिया। कोण A आपको निकालना था और कोण D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बस चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से लिख भी सकते हो, लिखना भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुना है, संख्या बताइए। तो माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है, 2x होगी, दूसरी संख्या 2x होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का, आपको बताया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x और 2x का योग कितना है, 24 है। तो आपसे संख्याएं पूछ रहा है। अब देखिए x धन 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 24, और x बराबर कितना आ जाएगा, 24/3 यानी कि 8। ठीक, x का मान कितना आ गया, 8। तो एक संख्या तो आपकी 8 हो जाएगी और दूसरी संख्या 2x, यानी कि 2 गुणे 8 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों संख्याएं यहाँ पे आपने निकाल लिया, 8 और 16। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो पद दिए गए हैं ये क्या है, कोई आंकड़ा है जिसमें संख्या 21 आ रही है, और 21 उस आंकड़े में कितनी बार आ रहा है, बारंबारता क्या बताता है, कितनी बार आया है, तो 2 बार आ रहा है। इसी तरीके से 22 आ रहा है, तो 22 कितनी बार आ रहा है, उसकी बारंबारता कितना लिखा है, 3 बार आ रहा है 22। इसी तरीके से 23 कितनी बार आ रहा है, 23 जो है 5 बार आ रहा है आंकड़े में। ठीक, तो 23 5 बार लिखा जाएगा यहाँ पे, और 24 1 बार आ रहा है, और 25 2 बार आ रहा है।
ठीक, तो हम चाहे ये सारणी बना दें और चाहे संख्याएं इस तरीके से दी रहें, ठीक, इस तरीके से दी रहती हैं तो आगे पीछे करके अगर संख्याएं लिखी होती हैं तो देखने में जो है और समझने में उसको टाइम लगता है। इसलिए व्यवस्थित क्रम ये होता है कि पद लिख दिए जाए और उनकी बारंबारता लिख दिया जाए, तो इसमें देखने में समझने में आसानी होती। अब ये समझिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो इस तरीके से ये बारंबारता बंटन दिया गया है। बारंबारता बंटन का मतलब यही कि ये सारणी रूप में आपको दिया गया है, पद लिखे गए हैं और उसके सामने उसकी बारंबारता नीचे लिखी गई है। अब इसके बाद समझिए कि बारंबारता बंटन आपको दिया गया है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, तो किसी भी आंकड़े में, किसी भी दिए गए आंकड़े में बहुलक वो संख्या होता है, वो पद होता है जो उस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया रहता है। और इस तरीके से अगर आपको सारणी दी रहे तो बोला जाएगा कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह पद आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे बहुलक कौन होगा, सबसे अधिक बार कौन आया है, 23, ठीक है, 23 सबसे अधिक बार 5 बार आया है, तो हमारा बहुलक 23 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, मेथड होता है। अब समझिए ये कि 23 ही करके आइएगा। कई लोग गलती करते हैं कि बारंबारता को ही बोल देंगे कि ये बहुलक है, नहीं, ये 5 बार कौन आया है, 23 आया है, तो बहुलक हमारा क्या होगा, 23 होगा। पद ही हमारा बहुलक होता है, ये आंकड़े ही बहुलक होंगे, उसकी बारंबारता की गणना बहुलक नहीं होगी। ठीक, तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक मत करिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे बोला वह भिन्न ज्ञात करिए। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश और हर लिखा होता है भिन्न में। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न मान लेते हैं कि हमारा भिन्न क्या है, x/y है। तो यहीं से मान लीजिए कि माना, लिखिए माना हमारा भिन्न जो है, माना भिन्न x/y है। और अब समीकरण बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। किस तरीके से समीकरण बनाते हैं, जो प्रश्न में कथन दिया होता है, जो आपको बताया होता है कि हाँ ये है, तो उसी को आपको समीकरण के रूप में लिखना होता है। जैसे समझिए कि बोला है कि एक भिन्न है जिसको हमने मान लिया x/y, उसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। ठीक, तो भिन्न हमारा x/y है और बोला है कि अगर अंश में यानी x में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या बन जा रहा है, 2/3 बन जा रहा है। ये आपको एक बता दिया और दूसरा बता दिया यदि उसके हर में से 4, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो है 1/2 हो जाता है। ठीक, तो फिर से वही भिन्न ले लीजिए x/y और बोल रहा है कि अगर हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान जो है 1/2 हो जा रहा है। तो ये दो चीजें आपसे बोला है, यही आपके दो समीकरण बनेंगे। अब ये भिन्न के रूप में है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा होता है, तिर्यक गुणा करेंगे तो y का गुणा इधर 2 में, इधर हर का गुणा इधर अंश में और इधर हर का गुणा इधर अंश में। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना, 3 का गुणा होगा x - y में और 2 का गुणा हो जाएगा y में, ये हो गया। और इधर 2 का गुणा x में और 1 का गुणा y-4 में। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x - 3 और 2y को भी इधर ले आए तो -2y बराबर 0 के। और इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, देखिए 2x इधर है और 1 का गुणा होगा तो ये y+4 ही रह जाएगा, तो ये 2x - y - 4 बराबर 0, इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए समीकरण हमारा बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब जो है कांस्टेंट को बराबर किधर भेज दीजिए और इसको ऐसे रख लीजिए 3x माइनस 2y बराबर 3। ये हो गया हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमको मिल जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4 के। ठीक, -4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये दो समीकरण हमने बना लिए जो दो कथन हमको दिए गए थे। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस माना है हमने जो अंश और हर जो है भिन्न का हमने माना एक्स वाई, और जो दो कथन दिए थे उससे हमने दो समीकरण अपना बना लिया। अब इन्हीं दो समीकरण को अगर आपको हल करना आ गया तो x और y का मान आप निकाल लेंगे और आप यहाँ पे x और y का मान रख देंगे तो आपको वह भिन्न पता चल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए प्रश्न में। तो इसको हल कैसे करते हैं? दो समीकरण को देखिए दो अननोन है और दो समीकरण है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दो विधियां होती हैं। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहां पे 2 है। तो अगर हम इस पूरे में 2 से गुणा कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4x माइनस 2y और 8। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर क्या होगा, देखिए 3x माइनस 2y बराबर 3 और ये हमारा तीसरा समीकरण अब जो है बस इसी का अगला रूप है। दूसरे समीकरण को हमने कोफिशिएंट बराबर क्यों किए हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। -2y बराबर 8। अब हम घटा रहे हैं, देखिए जब घटाते हैं इस समीकरण में से ये समीकरण घटाएंगे तो नीचे वाले जितने चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए 3x में से 4x घटेगा तो -x बच जाएगा और -2y में +2y जुड़ेगा तो आपस में दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी कि y का टर्म यहाँ पे खत्म हो गया। तो यही इसीलिए हमने गुणा किया था, क्योंकि हम एक को विलोपित कर रहे हैं, एक को विलुप्त कर रहे हैं, इसीलिए इसको विलोपन विधि बोला जाता है। तो -x बराबर, अब 3 में से 8 घटा रहे हैं तो -5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएगा, -1 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो x का मान 5 आ गया। अब इस x के मान को किसी समीकरण में आप रख लीजिए, पहले दूसरे तीसरे में, पहले दूसरे में से किसी में रख लीजिए तो आपको मान मिल जाएगा y का। पहले में रखेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3x है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 3 और 2y को उधर भेज दीजिए, 3 को उधर ले आइए तो 15 माइनस 3 बराबर 2y के, और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और y बराबर कितना हो जाएगा 6। x का मान 5 और y का मान 6, 5/6 ये हमको उत्तर मिल गया। अब चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर हम लोग एक घटा देते हैं अंश में से तो हमको 2/3 मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 4/6 हो जाएगा अगर अंश में से एक घटाएंगे, 4/6 जिसको 2/3 भी लिख सकते हैं। और हर में अगर हम 5/6 में हर में 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। तो बिल्कुल सही है हमारा उत्तर, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस तरीके के प्रश्न जो है आपको अब जो है यहाँ पे अंक हैं ये बदल के मिल सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न आप अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 51 है, निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। अब यहाँ पे एक चित्र है जिसमें आपको एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये दिख रहा है। अब विकर्ण AC और BD है इसके चक्रीय चतुर्भुज के AC
और BD जो है वह विकर्ण है, यदि त्रिभुज ACB, त्रिभुज यहां पे बोला है, ये त्रिभुज नहीं ये कोण है, कोण गलत प्रिंट किया है लग रहा है आपकी सीरीज में। तो हाँ यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल बना हुआ है आपके सीरीज में, ये त्रिभुज नहीं है, ये कोण का सिंबल यहाँ पे बनाना था इनको। तो कोण ACB, कोण ACB 52 अंश और कोण कोण BAC 48 अंश है। तो कोण ADC, कोण A, देखिए यहाँ कोण का साइन बना है, ADC, ये वाले कोण का मान जो है वह ज्ञात कीजिए आपसे बोल रहा है। इस कोण का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, AC और B, ये वाला त्रिभुज जिसको मैंने नीले से घेरा अभी। तो इस त्रिभुज में जो तीनों अंतः कोण होंगे उनका योग क्या होगा, उनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वह क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ACB और कोण BAC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। और ये दोनों कोण हमको पता है 52 अंश का है और 48 अंश का है। कोण ABC हमको नहीं पता था, तो कोण ABC कितना हो जाएगा, कोण ABC ये बराबर हो जाएगा 52 और 48, 100 हो जाएगा। 180 में से 100 घटा लीजिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, 80 अंश। यानी कि ये वाला जो कोण होगा वह कितने अंश का होगा, पूरा 80 अंश का होगा। ठीक, अब 80 अंश का हो गया। अब आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में हमने बात किया था अभी कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये पूरा कोण B जो है, कोण B, अब यहीं से आप लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD जो आपको दिया गया है, ABCD में कोण B और कोण D जो होगा इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, और कोण B पहले से ही 80 अंश है, तो कोण D कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 80 यानी कि 100 अंश। यानी कि ये जो कोण होगा कोण D, यह 100 अंश का होगा, 100 डिग्री का होगा। ठीक है, आपके राजन सीरीज में गलत सॉल्यूशन दिया गया है, ये B का मान आपको दिया गया है, B का मान ही इन्होंने 100 अंश ले लिया है, ऐसे कुछ गलत है, मतलब ये सॉल्यूशन आपका सही है, इसको देख के चलिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 52 है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर, इसे पिघला करके एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है जिसकी जो माप है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई। तो नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब ये समझिए कि पहले जो धातु की सिल्ली थी वह इस तरीके से घनाभ के आकार के थी, घनाभ की आकार की इस तरीके से वो सिल्ली थी, क्योंकि लंबाई जो थी इसकी वह 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो था वह 1.6 सेंटीमीटर, यही है। अब बोल रहा है कि इसको पिघला करके एक जो है वह घनाकार, इस तरीके से घन के आकार का जो है वह नई सिल्ली जो है, इसे पिघला करके एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। तो इसको पिघला करके ये बनाया जा रहा है। ठीक, तो वही बात है, पिछले क्लास में मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं इसमें
ये कोई बर्तन होता, इस तरीके से एक बर्तन बना होता और इसमें 1 लीटर पानी आ रहा होता, ठीक। तो आप क्या करते कि जब ये 1 लीटर पानी जो इसमें भरा हुआ है इसको किसी दूसरे बर्तन में, इस तरीके के बर्तन में डालते, तो वो भी पानी तो 1 लीटर ही आता इसमें भी, मतलब वो पानी 1 लीटर ही तो रहता। तो वही कहने का मतलब है जितना धातु यहां लगा हुआ है, जब इसको पिघलाएंगे और फिर से इसको इस आकार में डालेंगे तो वो धातु उतनी ही रहेगी, मतलब धातु का आयतन जो होगा वह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आप धातु का आयतन निकाल लीजिए और बराबर दिखा दीजिए इसके आयतन के। मान लेते हैं हम कि ए भुजा का घनाकार सिल्ली बनेगा। यहीं पे पहले मान लेते हैं कि माना ए भुजा का घनाकार सिल्ली बनेगी। अब इसके बाद यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं कि इस सिल्ली का आयतन अगर हम लोग निकालें, सिल्ली का आयतन अगर हम लोग निकालें तो यह बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। तो 4 और 10 का गुणा हो जाएगा 16 में, 16 चौक 64 हो गया। ये इसका जो मान आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्योंकि यही धातु जो है उसमें लग रही है तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर पहले सिल्ली का आयतन, ठीक। ये आपको ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नया घनाभ बन रहा है इसका जो आयतन होगा वह पहले इस जो सिल्ली का आयतन होगा उसके बराबर होगा। यानी कि घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब होता है और पहले कितना है 64, ए क्यूब 64 है तो ए का मान कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 को लिख सकते हैं कितना 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। यानी ए का मान आ गया कितना 4, यानी कि यहाँ पे भुजा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए, तो नई सिल्ली की जो भुजा हो जाएगी वह 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 53 है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। अब बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि आपके साइकिल का पहिया कुछ इस तरीके से इतना बड़ा होता है और आप जब सड़क पे चलते हो तो कैसे आप डिस्टेंस में बात करते हो कि हाँ मेरा विद्यालय जो है 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, आप स्कूल जाते हो तो इस तरीके से, या आप अगर बाइक से जाते हो तो उसमें भी तो पहिया ही है, इमेजिन कर सकते हो कार का पहिया, मतलब कुछ भी। यहाँ पे बात हो रही है एक साइकिल के पहिए की। अब उसका व्यास आपको दे दिया गया है, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि इतनी दूरी अगर चलना है, इतना किलोमीटर अगर चलना है तो पहिया कितने चक्कर घूमेगा, ठीक। तो अब ये निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि अगर मेरा पहिया 1 चक्कर ले रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है। अब पहिया जो है आपका इस तरीके से ये गोल होता है, ठीक। तो अभी यहां पे टच हो रहा है। अब ये जो ऊपर का पार्ट जब है, जब एक बार ये नीचे घूम करके इस तरीके से फिर यहां आ जाएगा यही पार्ट, ठीक। ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से जाएगा और फिर जब यहां आ जाएगा तो ये 1 चक्कर कहलाता है, ठीक। और ये दूरी क्या कहलाती है, ये दूरी कहलाती है वृत्त का परिधि, ठीक। तो 1 चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वह बराबर होगी परिधि के, ठीक है, जो इस चक्के का, जो आपके साइकिल का पहिया है उसके परिधि का, ठीक। तो 1 चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा परिधि के। तो ये हम लोग निकाल लेते हैं, परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, यानी कि इसी को लिख सकते हैं पाई गुणे 2r,
अब 2r हमको दिया गया है कितना है 77, तो ये 77 पाई इतना डिस्टेंस जो है, इतना सेंटीमीटर ये चलेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 77 गुणे 22/7 भी कर सकते हैं, ये 11, और 11 का गुणा कर दीजिए 22 में तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 के 2, हासिल लगा 2, 11 दूनी 22, 2 24, तो ये आ जाएगा 242 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब अगर चलना हो यहाँ पे 242 किलोमीटर .242 किलोमीटर, तो ये अगर किलोमीटर है तो इसको मीटर, पहले सेंटीमीटर में बनाइए। सेंटीमीटर में बनाने के लिए कितना, 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदलता है, और फिर 100 से गुणा करेंगे तो मीटर सेंटीमीटर में बदलता है। तो ये आ जाएगा आपका 3 शून्य से तो दशमलव हट जाएगा और 2 शून्य इधर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2,24,200 सेंटीमीटर। अब चक्कर की संख्या अगर निकालना हो, चक्कर, यही तो आपसे पूछा है कितने चक्कर लगेगा, तो चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो कुल दूरी है इतना 24,200, और एक चक्कर में कितना चल रहा है 242 सेंटीमीटर, तो 242 इकन्नम 242 और 2 जीरो बचा है तो 100 चक्कर जो है पहिया जब घूमेगा तो इतनी दूरी जो है, इतना किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न रहा आपके लिए, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है और थोड़ी सी कैलकुलेशन। इसके बाद देखिए प्रश्न 54 है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित है। यहाँ पे आयु दिया गया है और कितने शिक्षार्थी हैं वह दिया गया है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब 12 वर्ष के 4 शिक्षार्थी, 13 के 5, 14 के 4, 15 के 6 और 16 के 5। अब इस तरीके से जब हमको ये सारणी दी रहती है तो हमको जब माध्यिका निकालना रहता है तो हम संचयी बारंबारता एक अलग सारणी हमको बनानी पड़ती है। तो हम लिखेंगे एक तरफ आयु और फिर लिखेंगे शिक्षार्थी, ये हो गया बारंबारता, और एक तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए 12 वर्ष के 4 बच्चे हैं, तो ये लिख दिया। अब 12 वर्ष के 4 बच्चे, अब हमारा आंकड़ा शुरू हो रहा है, आंकड़ा आना शुरू हो रहा है। हमको 12 वर्ष के 4 बच्चे मिल गए तो संचयी बारंबारता 4 हो गई। ठीक, अब आगे देखिए 13 वर्ष के 5 शिक्षार्थी हैं, तो हमारे पास 4 शिक्षार्थी पहले ही आ चुके हैं जो 12 वर्ष के हैं। अब 5 शिक्षार्थी और आ रहे हैं 13 वर्ष के, तो कुल कितनी संख्या हो गई, 4 पहले 4 और 5, 4 और 5 ये हो जाएगा 9। अब इसके बाद देखिए 14 शिक्षार्थी 4 वर्ष के आ रहे हैं और पहले से 9 शिक्षार्थी हमारे पास थे, 4 और आ गए तो 9 और 4 13। अब इसके बाद देखिए 15 वर्ष की आयु के 6 शिक्षार्थी आ रहे हैं और 13 पहले से थे, 13 और 9 19 हो जाएगा, और 16 आयु के 5 शिक्षार्थी और आ गए तो 24, कुल 24 शिक्षार्थी होंगे। ठीक है, 24 शिक्षार्थी हमारे पास आ गए। अब ये बन गया आपका सारणी इस तरीके से, ये आपको परीक्षा में भी बनाना रहेगा संचयी बारंबारता सारणी, ताकि आप जो है आसानी से माध्यिका निकाल पाए। अब पहला प्रोसेस तो यही है आपका, आपको यहाँ पे संचयी बारंबारता सारणी बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आपके माध्यिका निकालने में मदद करता है। ठीक, माध्यिका जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे जो n है, जो आंकड़ों की संख्या है वह 24 है, यानी कि ये सम है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा, 2 पदों को हम लोग जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, ये होगा n/2वें पद का मान, और धन n/2 धन 1 वें पद का मान। यहाँ n/2 धन 1 है, n में नहीं 1 जुड़ रहा है, n/2 में 1 जुड़ रहा है। ठीक,
n की वैल्यू है 24, तो ये हो जाएगा n/2 12वें पद का मान, 12वें पद का मान, और धन n/2 यानी कि 12 और 1 13वें पद का मान, और बटे 2। अब 12वां और 13वां पद है क्या, तो यहां संचयी बारंबारता इसीलिए हम लोग निकालते हैं कि देखिए 12 के 4 पद आए, अभी तक 4 पद आ चुके थे, 13 के 5 आए तो 9 पद आ चुके थे। अब 9 के बाद जो 10वां पद और 11वां पद, फिर 12वां और 13वां पद जो आया वो आया किसका, 14 का, और 13वें के बाद 14वां जो पद आया वो आया किसका, 15 का। तो हमको बस 12वां और 13वां पद देखना है। तो 12वां और 13वां ये दोनों पद किसके हैं, ये 14 के हैं, इसके हैं, ठीक। क्योंकि 9 पद के बाद जो 10वां पद आया, 11वां आया, 12वां आया और 13वां आया, 4 पद 14 के आए। तो 12वें पद का मान और 13वें पद का मान, दोनों का मान 14 होगा, और 14/2, 14 28/2, तो ये भी 14 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका का मान यहाँ पे कितना मिल गया आपको, 14। इसके बाद देखिए प्रश्न 55 है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, लंबाई 2 मीटर, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब ये देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। अभी हम साइकिल वाला प्रश्न करके आगे बढ़ रहे हैं। तो साइकिल में क्या था, साइकिल बस एक अपने लाइन में चलती जा रही थी। अब रोलर क्या होता है, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके के शेप का आपका रोलर होता है। रोलर चलते हुए आपने रोड पे देखा होगा कि ये इस तरीके से घूमता हुआ जाता है और एरिया जो है कवर करते हुए जाता है, मतलब जमीन को समतल करते हुए जाता है, यही रोलर का काम होता है। तो अब एक तो वो अपने परिधि के बराबर एक चक्कर में चलेगा, ये साइकिल वाले प्रश्न से आप समझ गए थे। और एरिया कितना कवर करेगा, एरिया कितना कवर करेगा यह देखने के लिए आप कैसे, देखिए ये आपके सीरीज से ही मैंने रोलर बना दिया, इस तरीके से ये रोलर बना दिया। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक चक्कर में ये अपने परिधि के बराबर चलेगा, ये आप समझ गए। और जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो दूरी तो आप समझ रहे हैं परिधि के बराबर चलेगा, लेकिन एरिया कितना चलेगा, एरिया जो इस बेलन का सरफेस एरिया होता है उसके बराबर चलेगा। या आप सीधे, आपको दूरी पता है और इसकी जो चौड़ाई पता है उससे गुणा कर दीजिए तो एरिया निकल आएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर आपसे पूछ रहा है। मतलब कि आपका जो उत्तर आना चाहिए वह वर्ग मीटर में आना चाहिए, मतलब सब कुछ आप मीटर में कर लीजिए। तो व्यास आपका जो दिया गया है 70 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदलें तो 100 से भाग करेंगे तो ये 0.7 मीटर हो जाएगा। और लंबाई आपको दी गई है 2 मीटर की, जो रोलर की लंबाई, मतलब व्यास तो आपका ये हो गया, व्यास आपका, व्यास ये आपका हो गया, ठीक। अब लंबाई क्या हो गई, ये पूरी लंबाई हो गई, ठीक। तो इस तरीके से लंबाई 2 मीटर। अब हमको बस निकालना है एक चक्कर में रोलर द्वारा चली गई दूरी, ये कितनी होगी, इसके जो परिधि है उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, ठीक। या 2r इंटू पाई लिख दीजिए। और 2r की वैल्यू आपको पता है 0.7 है, और पाई 0.7 पाई, ये आपका हो गया दूरी। और एक चक्कर में अगर हम लोग कवर करें, एक चक्कर में रोलर द्वारा चला गया क्षेत्रफल, चला गया क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितना दूरी चला है और इसकी चौड़ाई जितना है 2 मीटर, ठीक।
तो ये हो जाएगा 1.4 पाई वर्ग मीटर, और हमको निकालना कितने में है, 50 चक्कर में। तो यहीं 50 लिख दीजिए बस। 50 चक्कर में चला गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1.4 पाई गुणे 50। अब 50 के शून्य का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14, और 5 का गुणा और कर देंगे तो ये 70 सीधे हो जाएगा। ठीक, 70, और पाई 22/7। 7 से 70 को काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 220 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 220 वर्ग मीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया कि एक चक्कर में कितना दूरी रोलर जाएगा घूम करके और कितना क्षेत्र कवर करते जाएगा, ये हमने निकाल लिया। और फिर उसके बाद 50 चक्कर में निकालना था तो 50 से गुणा कर दिया, तो 220 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अब मान लेते हैं, माना एक भाग x है, माना एक भाग x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग 700 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जो बचेगा वही तो होगा। तो दूसरा भाग हमारा यहाँ पे हो गया 700 माइनस x। अब बोल रहा है कि एक भाग का 40%, यानी कि x का 40%, x का 40%, 700 माइनस x दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, से 80 अधिक है। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे ये देखिए। अब देखिए, x का 40% यानी कि x गुणे 40, और प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, और माइनस 700 माइनस x बटे 100, 60%, तो 60 से गुणा करिएगा, 100 से भाग किया गया है, और इसमें घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 80। ठीक, x का 40% में से जो बचा हुआ भाग है उसका 60% घटा रहे हैं तो 80 आ रहा है। अब दोनों के बटे 100 है, ये हो गया 40x, और ये हो जाएगा माइनस का गुणा होगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x का मान निकालेंगे। देखिए यहां देखिए, अंश और हर में शून्य शून्य है, कट जाएगा, और यहाँ पे ये 700 माइनस x है और ये गुणे 60 है, शून्य शून्य कट गया। अब दोनों के बटे जो है 10 है, पूरे के बटे 10 है, और यहाँ पे है 4x, और यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा, तो ये 6 सत्ते 42, 4200 हो जाएगा ये। ठीक, और ये माइनस 6x और ये प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, माइनस का गुणा होगा, और बराबर 80 के हो जाएगा। अब 10 का गुणा अगर हम लोग उधर कर दें, ठीक, 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये हो गया आपका 4x और 6x, 10x माइनस 4200 बराबर 80 गुणे 10, 800 हो जाएगा। और यहीं से अब निकालेंगे x का मान, तो 10x बराबर हो जाएगा 4200 धन 800। तो x बराबर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5000, और x का मान कितना आ जाएगा, 5000 बटे 10, यानी कि 500। तो अब देखिए एक भाग आ गया 500, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग 700 माइनस 500, ये हो जाएगा 200। ठीक,
एक भाग एक होगा संख्या 500 और दूसरा होगा 200। ये आपका उत्तर आ गया। और क्रॉस चेक अगर आप करना चाहें तो यहीं से क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए x का 40% कितना होगा, x का 40% होगा आपका, यानी कि 500 का 40%, 10% 50, 40% 200, और ये 200 का दूसरा भाग 200 है, 200 का 60% कितना होगा, 10% 20, 60% 120, और 200 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। आपके सीरीज में सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, उसको मत देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सही सोल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न 57 है, निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना हुआ है, यानी कि ये जो वर्ग आपको दिख रहा है इसकी भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक। इसको अगर ए बी सी डी बोल दें तो ए बी बराबर कितना है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। इसी वर्ग ए बी सी डी में एक वृत्त आपको बना हुआ है और हर जगह जो है ये स्पर्श कर रहा है, बस टच कर रहा है भुजाओं को। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर यहां से यहां हम मिला दें तो ये क्या होगा, ये वृत्त का व्यास होगा, और यह बराबर किसके है, ये बराबर है इसके भुजा के। तो वृत्त का व्यास जो होगा, वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा के। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, तो इसका वृत्त का व्यास कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास क्या होता है, 2r होता है, r कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14, 14 को काटिए 7 से 2 बार में कट गया, और ये 2 का गुणा 22 में हो गया, तो 44 गुणे 14। अब देखिए 14 चौक 56, यहां से लगा 5, फिर 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। 616 वर्ग सेंटीमीटर ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, जो वर्ग की भुजा है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। एक वर्ग के अंतर वृत्त दिया था, इस वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, जो आपने निकाल लिया बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ प्रश्न संख्या 57 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से सही सलूशन जान पाए। बहुत सारे प्रश्न गलत दिए गए हैं, तो सही सलूशन के लिए, कम समय में अच्छी प्रैक्टिस के लिए और अपने दोस्तों के हितों के लिए आपको जरूर शेयर करना है, सभी ग्रुपों में शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, जहां पे आपको 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कराया गया है। उसके बाद उस चैप्टर का आपको टेस्ट, उससे रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, जिसको आप खुद टेस्ट दे पाओगे अपने मोबाइल के माध्यम से, और आपको चैप्टर का नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ जब आपका सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसका पूरा पीडीएफ नोट्स, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, वो मिलेगा। और उसके बाद आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और साथ ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो है, और डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ये सारी सुविधाएं ऐप पे उपलब्ध हैं, अस्तित्व एकेडमी। वहां पे आप बिना प्रचार के, बिना डिस्टरबेंस के सभी क्लासेस को ले पाएंगे, और कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब कहीं भी कोई भी डाउट हो तो नंबर पे कांटेक्ट करिए, नंबर पे कॉल करके जरूर पूछिए। अब हम लोग मिलेंगे आगे की क्लास में, आगे की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।